Hush. Hush. हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। ये पार्ट थर्ड स्टूडेंट्स, ये चौथा क्लास है आप लोगों का। किस पर? वुंट पर। ये सीरीज ऑफ क्लास भी कहला सकता है, क्योंकि स्ट्रक्चरलिज्म को समझना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप स्ट्रक्चरलिज्म को नहीं समझेंगे तब तक आप साइकोलॉजी के डिफरेंट स्कूल्स को नहीं समझ सकते। बिकॉज कि जितनी भी स्कूल्स की स्थापना हुई, एक्सेप्ट साइको एनालिटिकल स्कूल ऑफ साइकोलॉजी, जिसके फादर सिगमंड फ्राइड हैं, उनको छोड़कर बाकी सभी स्कूल्स की स्थापना वुंट के साइकोलॉजी के किसी न किसी स्तंभ के विरोध में ही हुआ। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने पिछले वीडियो में 1875 तक की बात, जहां वुंट लिप्जिग विश्वविद्यालय आ चुके थे और यहीं उन्होंने अपने जीवन के अंतिम 45 वर्ष बिताए। अब यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं। वुंट में फिलॉसफी के प्रोफेसर पद पर आते ही, वुंट के फिलॉसफी पद पर आते ही वहाँ पे उनके अपने विचार, चूँकि वो प्रोफेसर ऑफ फिलॉसफी हुए तो उनके अपने विचार अब खुलकर व्यक्त होने लगे। उनको ये सुविधा होने लगी कि कैसे वो अपने विचारों को एक अमली जामा, जिसको पहनाना कहते हैं, और उसको साकार करने की प्रयास में वो लग गए। और इसमें काफ़ी हद तक सक्सेस कुशल भी हुए और उसके बाद से उन्होंने इस पर वर्क अपना शुरू किया, तो साकार होने लगे। व्याख्यान क्रम में, यानी लेक्चर सीरीज में, प्रयोगात्मक प्रदर्शनों के लिए उन्हें कुछ जगह मिल गई। पद पे आने से आदमी को बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिल जाता है और वो उनको जगह मिल गई वहाँ पर लिप्जिग विश्वविद्यालय में एज अ प्रोफेसर ऑफ फिलॉसफी। तो उन्होंने अपने मनोवैज्ञानिक प्रयोगवाद को तेज़ी से बढ़ाना शुरू कर दिया और बस 4 वर्षों के बाद, ओनली 4 years, 1879 में मनोविज्ञान एक स्वतंत्र शाखा के रूप में मनोविज्ञान को स्वतंत्र शाखा के रूप में स्थापित करने में वुंट सक्षम हो गए और उन्होंने साइकोलॉजी को बिल्कुल अलग कर दिया। किससे? फिलॉसफी से। तो फिलॉसफी से लिप्जिग विश्वविद्यालय में और हुई जो इतिहास में मनोविज्ञान की पहली औपचारिक प्रयोगशाला कहलाई। पहली औपचारिक प्रयोगशाला कहलाई 1879 में। यहाँ से साइकोलॉजी शुरू हो गया। वुंट द्वारा संस्थापित प्रयोगशाला को मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला कहते समय याद रहे कि कोई भी चीज़ वास्तव में, बहुत बड़ी बात है ये, इस सेंटेंस को बिल्कुल गांठ बांध लीजिएगा, कि याद रहे कि वास्तव में पहली चीज़ नहीं होती है, क्योंकि उससे पहले कुछ पूर्वानुमान हुए होते हैं, कुछ इंडिकेशंस मिलने लगते हैं कि इट विल हैपन वेरी सून। ये आपको दिखने लगता है। कुछ इन्फरेंशियल थिंग्स भी आ जाती हैं जिसमें हम ये समझने लगते हैं कि अब इस क्रिया का होना संभव है, ये हो जाएगा। तो ऐसा जो है कि ये कहना कि 1879 में साइकोलॉजी का जन्म हुआ, तो ये बात सही है। औपचारिक रूप से, फॉर्मल ढंग से ये स्थापित हो गई, लेकिन इससे पहले भी उसके आने के आसार मिल रहे थे। तो वुंट ने 1875 में लिप्जिग प्रयोगशाला की शुरुआत की। 1875 में प्रयोगवाद, मैंने पहले ही कहा कि प्रयोगवाद को बहुत समर्थन मिला और उन्होंने स्टार्ट कर दिया, तो शुरुआत की। और उसी वर्ष हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में प्रयोग विरोधी, आप याद रखिएगा इस वर्ड को, विलियम जेम्स ने भी प्रदर्शन के उद्देश्य से प्रयोगशाला जैसी एक चीज़ बनाई थी और स्टम्प ने उससे भी पहले श्रवण संवेदनाओं को
ये बहुत डीप में जा रहा है, इतना में जाने की आपको ज़रूरत नहीं है। हम लोग ऊंट को समझ रहे हैं, उनके विरोधों को भी हम समझेंगे, लेकिन अभी इस वीडियो में नहीं। विलियम जेम्स लगभग उसी वक्त जो है वो अध्ययन श्रवण संवेदनों के अध्ययन के लिए एक प्रयोगशाला बनाई थी स्टंप में, और स्टंप ने उससे भी पहले, तो विलियम जेम्स भी प्रयोग विरोधी थे, उन्होंने भी इस बात एक प्रयोगशाला बना दी थी, और उसी वक्त स्टंप ने भी संवेदना यानी सेंसेशन पर प्रयोग के लिए एक प्रयोगशाला का निर्माण कर दिया था। तो ये सारी घटनाएं एक हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में विलियम जेम्स ने किया, स्टंप ने किया, तो ये सारी चीज़ें हो चुकी थी। लेकिन फादर एक बात है कि बनाई गई थी, परंतु वुंट की प्रयोगशाला जेम्स के और स्टंप के प्रयोगशालाओं से भिन्न थी। क्योंकि अन्य प्रयोगशालाएं परिस्थितिवश इवेंचुअली वो आ गई वहां पर, लेकिन वुंट ने, जबकि लिप्जिग प्रयोगशाला एक निश्चित उद्देश्य से स्थापित की गई थी, दैट इज वाई, एक निश्चित उद्देश्य था कि यहाँ मनोविज्ञान से संबंधित जितने भी प्रयोग हैं, वो संवेदना से संबंधित हों या किसी भी प्रकार से, उस मनोविज्ञान के प्रयोगवाद को बढ़ाने के लिए लिप्जिग विश्वविद्यालय में, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में जेम्स हो या स्टंप हो या इन लोगों ने जो भी प्रयोगशाला संवेदना के स्थिति के लिए की, जबकि प्रयोग के बिल्कुल विरोध में थे कौन? विलियम जेम्स। तो इन्होंने जो स्थापित किया वो परिस्थिति विशेष के वजह से उपज हुई थी, लेकिन लिप्जिग विश्वविद्यालय की जो ये प्रयोगशाला थी 1879 में जो स्थापित हुई, वो प्रयोगशाला जो है वो बिल्कुल साइकोलॉजी के एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए ही स्थापित की गई थी ताकि वहीं से नवोदित प्रयोगात्मक मनोविज्ञान, द इन्फेंट एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी का प्रचार और प्रशिक्षण हो सके। देखिए, साइकोलॉजी पढ़ना बहुत आसान नहीं है। ये समझ लेना कि साइकोलॉजी में हम एडमिशन ले लेंगे तो साइकोलॉजी पढ़ लेंगे और पढ़ तो लेंगे, पास भी कर जाएंगे, एग्जाम भी दे देंगे, बट अ ट्रू साइकोलॉजिस्ट हु कैन अंडरस्टैंड द मेंटल कंडीशन ऑफ ए ह्यूमन बीइंग, दैट्स नॉट सो इजी। आदमी को समझना इतना आसान नहीं है जितना देखने में लगता है। आदमी बहुत ही चालाक जानवर है। तो इससे संबंधित जो साइकोलॉजी स्थापित की वुंट ने, ये बहुत ही अलग तरह का था। तो प्रशिक्षण, इसीलिए मैं प्रचार और प्रशिक्षण दोनों कह रही हूँ कि साइकोलॉजी में ट्रेनिंग की बहुत ज़रूरत है। विदाउट एनी पर्टिकुलर ट्रेनिंग नो वन कैन बिकम अ साइकोलॉजिस्ट। तो ये हो ही नहीं सकता, तो प्रशिक्षण हो सके। इसी प्रयोगशाला में जो पहले थोड़ी सी जगह में थी, फिर 11 कमरों में फैल गई। एक कमरे से स्टार्ट किया था वुंट ने। आप देखिए वो आदमी कितना सहनशील था, बहुत तरह के एनिमोसिटी उसने झेली वुल्मोस की तरफ से। और फिर विलियम जेम्स खड़े हो गए जब उन्होंने साइकोलॉजी स्टार्ट किया, और फिर स्टंप भी खड़े हो गए उस विषय पर अध्ययन करने के लिए जिस पर कि वुंट की पूरी स्टडी चल रही थी। बावजूद उसके उन्होंने एक कमरे में, ये स्ट्रगल है, स्ट्रगल को हमेशा अपनी ज़िंदगी का पार्ट बनाइए। तो स्ट्रगल उन्होंने किया, एक कमरे से लिप्जिग विश्वविद्यालय में उन्होंने साइकोलॉजी की प्रयोगशाला शुरू की, और बाद में वो 11 कमरों में कन्वर्ट हो गई, बढ़ती चली गई, और यहीं से प्रशिक्षण आरंभ हुआ साइकोलॉजी का के लोगों का, और यहीं से प्रचार प्रसार जो भी होना था फैल गई। और 1879 में तो बड़ी इमारत बन गई, और फिर इमारत बन गई। मनोविज्ञानियों की पहली पीढ़ी ने वुंट के विद्यार्थी के रूप में मनोवैज्ञानिक विषयों का प्रयोग कराना दोनों ही सीखा। मनोवैज्ञानिक विषयों पर प्रयोग करना और कराना, यानी प्रचार भी करना, सीखना भी और प्रशिक्षण देना भी, ये सभी काम किए गए। 1879 में तो ये एक बड़ा सा स्तंभ बन के खड़ा हो गया था। ठीक है, इसी प्रयोगशाला में पहली पीढ़ी
कि उन महान विज्ञानियों का प्रशिक्षण हुआ जिनके कठिन परिश्रम से प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का स्वतंत्र अस्तित्व सुदृढ़ हुआ। ये सेंटेंस एज इट इज हम आपको देना चाहते हैं, बिकॉज दिस सेंटेंस इज वेरी फेवरेट। बहुत ही पसंद है मुझे ये सेंटेंस, क्योंकि जब स्ट्रगल के बाद कोई चीज़ सामने आती है तो उसका अपना एक मज़ा होता है। तो यही इन एक कमरे से शुरू हुई, 11 कमरों में फैली, फिर एक इमारत बन के खड़ी, पूरी बिल्डिंग बन गई और यहीं से शुरू हुई। तो इसी प्रयोगशाला की पहली स्टूडेंट्स की जो पीढ़ी थी, उस महान विज्ञानियों का प्रशिक्षण हुआ जिनके कठिन परिश्रम से प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का स्वतंत्र अस्तित्व सुदृढ़ हुआ। बहुत स्ट्रॉन्ग डिस्प्ले ऑफ साइकोलॉजिकल वैल्यूज एंड सिस्टम्स जो हैं वो वहीं से आए, वही पीढ़ी लेकर सामने आई। यूरोप, इंग्लैंड, अमेरिका से बड़ी संख्या में विद्यार्थी वुंट से मनोविज्ञान पढ़ने के लिए आने लगे और एक जमा होने लगे। और उनके विद्यार्थियों की सूची तो बहुत लंबी है, परंतु उनमें से प्रमुख थे क्रेपलिन, लेहमैन, मैं कुछ नाम ले रही हूँ, देख के बता रही हूँ आपको। क्रेपलिन, लेहमैन, कुलपे, ये नाम याद रखिएगा, क्विज में पूछेंगे आपसे। मॉमेन, इसका इनकी स्पेलिंग MEUMANN, मॉमेन आदि आए। अमेरिकी विद्यार्थियों में स्टैनली हॉल, कैटेल और स्क्रिप्चर, एंजल के ही प्रभाव में वाटसन आए थे। जब बिहेवियरिज्म, ये हमने पढ़ाया है आपको पहले, तो एंजल के प्रभाव में आए थे, लेकिन एंजल की बात उनके समझ में बहुत नहीं आई थी वाटसन के, तो फिर वो हट गए वहाँ से। और इंग्लैंड से आए थे, ये अमरीकी लोग थे, ये जो अमरीकी विद्यार्थी। देखिए, मैं आपको विद्यार्थियों की सूची उनके स्टेट के हिसाब से बताऊंगी, तो लंबी सूची है। जर्मनी से कौन कौन आया? क्रेपलिन, लेहमैन, कुलपे और म्यूमैन, MEUMANN। अमेरिका से जो विद्यार्थी आए उनकी श्रेणी अलग है, उसमें स्टैनली हॉल, कैटेल, स्क्रिप्चर, एंजल आदि प्रमुख थे। चार बता रहे हैं सब जगह से। और इंग्लैंड से आए टिचनर, तो उनके सबसे बड़े ध्वजधारी टिचनर हो गए। इसीलिए कहा जाता है कि टिचनर इज द मोर एंशिएंट देन उंट हिमसेल्फ। ये बात हमेशा कही जाती है। तो उंट आए इंग्लैंड से। तो इतने मैंने आपको 9 स्टूडेंट्स के नाम बताए हैं। मैं 5 का नाम आपसे पूछूंगी, 4 जर्मनी के, 3 अमेरिका के और 1 इंग्लैंड के। तो नेक्स्ट में आपका ये वीडियो भी 13 मिनट का हो चुका है, इसलिए मैं इसको बंद कर रही हूँ। और ये आपका चौथा क्लास था, तीसरा, चौथा, आई डोंट नो। तो अगला हम देख करके आपको बताएंगे। So goodbye students, bye students, we will meet again in another video.